पूर्वी कुछ लोग हो गए कनेक्ट इस पे? क्या मैम? कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं? बस कुछ क्षण इंतजार और डॉक्टर दीदी जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। पूर्वी कुछ लोग हो गए कनेक्ट इस पे? क्या मैम? कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं? क्षण इंतजार और डॉक्टर दीदी जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। क्या मैम? कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं? हाँ जी मैम, हो गए हैं एंड वी आर गोइंग लाइव इन फ्यू मोमेंट्स। हाँ जी मैम, हो गए हैं एंड वी आर गोइंग लाइव इन फ्यू मोमेंट्स। हाँ जी मैम, हो गए हैं एंड वी आर गोइंग लाइव इन Okay, we can start now. We are live. Okay, we can start now. We are live. Yes, sir. Okay, sir. नमस्कार, मैं हूं पूर्वी संगल और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। डॉक्टर दीदी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर दीदी की पूरी टीम का, जिनके सहयोग के बिना महिलाओं और लड़कियों तक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं पहुंचाने की इस मुहिम को सफल बनाना नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण की पूरी टीम का। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर दीदी सभी महिलाओं और लड़कियों को घर बैठे ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने के लिए कार्यरत हैं। और डॉक्टर दीदी के साथ कार्यक्रम में हम स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है पोस्टमार्टम केयर, यानी कि प्रसव के बाद की जाने वाली देखभाल। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी डाइट और शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी यह जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि बच्चे की देखभाल के साथ साथ नई माँ को अपना ध्यान भी रखना जरूरी होता है। और इसी विषय के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस समय भी महिलाओं के शरीर को डिलीवरी के कई घावों को भरना होता है। बहुत सारे घाव होते हैं जो उनके शरीर को मिले होते हैं एक बच्चे का स्वागत करने के लिए। तो आज इसी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीदी सीमा अग्रवाल, पैट्रन ऑफ mydoctordidi.com, और लगभग 40 से भी ज्यादा वर्षों से आप इस क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं का जड़ से समाधान कर रही हैं। पर्सनैलिटी एवं वेल मैनर्ड बिहेवियर आपको महिलाओं की समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूर्वी। वेलकम मैम। और साथ में हमारे साथ मंच की शोभा बढ़ा रही हैं डॉक्टर दीदी अनीता मलिक जी, मेंटर ऑफ mydoctordidi.com, और लगभग
45 से भी ज्यादा वर्षों से आप महिलाओं एवं किशोरियों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। आपका विनम्र व्यवहार और मृदुभाषी होना ही महिलाओं और किशोरियों के लिए वरदान की तरह है, जिससे वो खुलकर अपनी समस्याएं आपके समक्ष रख पाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीदी अनीता मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूर्वी। वेलकम दीदी। और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर दीदी सीमा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो सर्वप्रथम हमें लेबर पेन के बारे में बताएं कि लेबर पेन शुरू होने के क्या पहचान है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी सीमा जी, प्लीज हमें लेबर पेन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि महिलाओं के मन में यही क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चलेगा। जिनकी डिलीवरी एक्चुअल में फर्स्ट टाइम हो रही होती है, उनके मन में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले पूरी टीम का, दैनिक जागरण की टीम का, पूर्वी आपका, सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं, हैप्पी संडे। और महीने में एक बार संडे हम लोग बैठ के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे थोड़े इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटरेक्शन होता है, अच्छा लगता है। यकीन मानिए जितना आप लोगों को अच्छा लगता है उतना हम लोग भी एंजॉय करते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी थी एंटीनेटल केयर के बारे में, यानी कि गर्भावस्था में क्या क्या देखभाल करनी है। अब हम आज प्रसव और प्रसव के बाद होने वाली कॉमन समस्याओं या कॉमन चीजों के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आज आपके सामने उपस्थित है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है वो एक रेगुलर एंटीनेटल फॉलोअप में रहे होंगी किसी डॉक्टर के। कोरोना टाइम है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग भी नहीं बुला रहे हैं, बट 9th मंथ में थोड़ा सा विजिलेंस बढ़ानी पड़ती है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स थोड़ा बढ़ा देते हैं। मतलब इनिशियली तो हम लोग वीकली बुलाते थे, आजकल हम लोग 15 दिन पे बुला रहे हैं। तो एटलीस्ट जो ड्यू डेट से 15 दिन पहले का एक चेकअप इसलिए भी जरूरी होता है कि सब चीजें नॉर्मल हैं, whether the lady is allowed to go to normal labor pains। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग इलेक्टिव ऑपरेटिव डिलीवरी की बात करते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, तो वो वाले फैक्टर्स रूल आउट होंगे, तभी हम लेबर पेन्स को कहेंगे कि आप यू कैन गो इनटू लेबर, वील वॉच यू इन लेबर एंड वील अलाउ योर नॉर्मल डिलीवरी। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि ये डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई एबनॉर्मल पोजीशन बच्चे की नहीं है, तो हम लोग लेडी को अलाउ करते हैं नॉर्मल पेन्स के लिए। तो एक प्रिलिमिनरी चेकअप टू रूल आउट एनी एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर अ ऑपरेटिव डिलीवरी, तो फिर हम लोग लेडी को कहते हैं ठीक है, अब आप सब कुछ ठीक है, जब आपके पेन स्टार्ट होंगे तो आप आइएगा। तो क्वेश्चन इज वैलिड कि पेन स्टार्ट का मतलब क्या है और कितनी कितनी देर में आते हैं। देखिए, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब वो पेनफुल हो जाते हैं तो वो उसको लेबर पेन्स कहते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, वो नॉर्मल चीज है, हम लोग उसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू में बिल्कुल भी इतने माइल्ड होते हैं कि कोई परसीव नहीं कर सकता, लेकिन 7th 8th मंथ 3rd ट्राइमेस्टर आते आते किसी किसी सेंसिटिव लेडीज को ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी फील होते हैं, और 9th मंथ में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और कभी कभी ये पेनफुल होते हैं, और इसीलिए जब थोड़ा पेशेंट परसीव करने लगता है तो हम लोग उसको फॉल्स लेबर भी कहते हैं। तो फॉल्स लेबर और फिर ट्रू लेबर क्या है? ट्रू लेबर में पेन दोनों में होता है, पर ट्रू लेबर में जब पेन की जो टाइप है, इट यूजुअली स्टार्ट्स बैक से शुरू होता है, कमर से शुरू होता है, फिर धीरे से वो आगे पेट में आता है और फिर वो नीचे की तरफ पेल्विस में जाता है। प्रोसेस ऑफ लेबर ये होता है कि पेन आएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसमें जो बच्चा है वो उस धीरे से नीचे पुश होगा, और यूट्रस का जो लोअर पार्ट है जिसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, वो धीरे धीरे ओपन होगी। तो ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो धीरे धीरे बच्चा नीचे आता है, नीचे से मुंह खुलता है और फिर डिलीवरी होती है। तो ये जो लेबर पेन्स होते हैं ये शुरू होते हैं पेनफुल पेन्स के लिए रूप में। शुरू में इनकी इंटेंसिटी कम होती है और फ्रीक्वेंसी मतलब देर देर में आता है। जैसे
एक पेन आया 10-15 सेकेंड्स का, फिर आधे घंटे कोई पेन नहीं आया, और फिर उसके बाद 3-4 पेन्स इस तरह आने के बाद 10-15 सेकेंड से वो 20-25 सेकेंड्स हुआ, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ी, मतलब कि 30-35 मिनट पे आ रहा था तो 20 मिनट पे आ रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बढ़ा और दोनों 2 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का टाइम कम हुआ। तो ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ये इनका पेन की सिवियरिटी बढ़ती चली जाती है। दूसरा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि नीचे का पार्ट खुलता है, तो उस प्रोसेस में थोड़ी सी ब्लीडिंग, या जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में शो कहते हैं, वो होता है। तो शो इज एन इंडिकेशन कि अब आपका लेबर स्टार्ट हो गया है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि अब मोर फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर एडमिशन। और कभी कभी एकदम से जो वाटर बैग होता है, जो यूट्रस के अंदर बेबी एक वाटर बैग में होता है, तो कभी कभी वाटर बैग बस्ट हो जाता है। अगर पेन नहीं भी हो रहे हैं और वाटर बैग बस्ट हुआ है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सिम्टम्स हैं, ये तय हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है, फिर डॉक्टर एडमिट करके, अगर स्टिल आपकी गायनेकोलॉजिस्ट समझती है कि ये फॉल्स लेबर है तो कुछ मेडिसिन लिख के घर भेज देते हैं, अदरवाइज एडमिट करके फिर लेबर प्रोसेस आगे बढ़ता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली ये क्वेश्चन वो महिलाओं के मन में ज्यादा होता है जिनका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, तो उनके मन में ये क्वेश्चन ज्यादा होता है। अब मैं पूछना चाहूंगी कि महिला को डिलीवरी के बाद, कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो शामली से प्रियंका जी ने पूछा है कि उनकी डिलीवरी को 8 दिन हो गए हैं और एक भी दिन अभी तक पेट साफ नहीं हुआ है उनका। कृपया कोई उपाय बताएं कि इस समस्या का समाधान हो सके। डॉक्टर दीदी अनीता जी। हाँ जी, हेलो 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 मैम। हाँ, हेलो। ऑडिबल। हाँ जी, नमस्ते सबका, बहुत बहुत इस डॉक्टर दीदी मंच में सबका स्वागत है। और जैसे डॉक्टर सीमा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि लेबर पेन्स होते हैं, और एक गर्भावस्था तो एक माँ का सपना होता है, और उसको सुरक्षित प्रसव द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना उसकी परिणति कहना चाहिए। वो एक गर्भावस्था के बाद उसका अंत होता है, और सभी माएं चाहती हैं एक स्वस्थ बच्चे को सुरक्षित प्रसव द्वारा पैदा करें। और जैसा कि डॉक्टर सीमा ने बताया, सब अपनी तैयारी डॉक्टर से कंसल्टेशन करते रहें। लेकिन डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है और घर में एक नया शिशु आ जाता है, तो घर में माँ के साथ साथ परिवार के सब सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, मतलब फादर की भी, ऑफ कोर्स हस्बैंड की भी उतनी होती है कि वो माँ की और बच्चे की देखभाल करे। अच्छा, सबसे बात कब्ज की, जैसे आप बता रहे हैं, जिस पेशेंट ने पूछा है, एक तो हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसी बना है कि 6 दिन तक जच्चा को खाना नहीं देते हैं, कुछ लिक्विड डाइट पे रखते हैं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से नॉर्मल डाइट दीजिए। नॉर्मल डाइट में हरी सब्जियां, रोटी, सब्जी, दाल, पानी भी पर्याप्त मात्रा में माँ को मिलना चाहिए, नहीं तो इसी से कब्ज हो जाती है। रफेज मतलब हाई फाइबर डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जरूर, और लिक्विड डाइट में दूध, दूध की मात्रा, मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर माँ को देने चाहिए। अगर ये समुचित आहार, पौष्टिक आहार नहीं लेगी तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या ये है से वो क्या छठी तक घी पिलाते हैं, छुआनी देते हैं, तो ये सब और पानी कम मात्रा में दिया जाता है। कुछ कुछ धारणा है कि पेट बढ़ जाएगा, इस तरह का नहीं है। आप प्रॉपर पूरी नॉर्मल डाइट लें, रफेज लें, फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, तो जिससे कि कब्ज दूर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी 8 दिन जैसे बता रही हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, नहीं तो कई बार एनिमा की भी जरूरत पड़ जाती है। कुछ लेग्जेटिव होते हैं जो दिए जाते हैं, अगर उनसे भी नहीं होता तो कभी कभी इस तरह की भी जरूरत पड़ती है पोस्टपार्टम पीरियड में। बिकॉज आपकी मोटिलिटी कम है, आप चल फिर नहीं रहे हैं और खाना पीना कम कर रहे हैं, लिक्विड डाइट कम है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ज्यादा आ जाती है। तो मेरी राय है कि अपना डाइट प्रॉपर लें, प्रॉपर पानी लें, हरी सब्जियां खाएं, तो आप इस चीज से बचे रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन से। जी दीदी, एक्चुअली आज ये बात पता चली है, जनरली नहीं तो यही सुनने में आता है कि पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, पेट बढ़ जाएगा, और सब्जियां, रोटी, ये सब जल्दी से खाना शुरू नहीं करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये सब मिथ्स है। पानी अच्छे से पियो, डाइट अपनी प्रॉपर लो। और अब मैं रुक करती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ
जो पूछा है रांची से सोनिया जी ने कि उनको डिलीवरी को 1 महीना हो गया है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग उनको हो रही है, तो क्या ऐसा होना सही है? 1 महीने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर दीदी अनीता जी, एक बार फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, कृपया हमें इस बारे में भी बताएं। देखिए, पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि उनकी डिलीवरी कैसे, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन से हुई है ना पहले तो। और उस डिलीवरी के दौरान उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, जैसे डिलीवरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग होना, जिसको पीपीएच कहते हैं, पोस्टमार्टम इमीडिएटली कोई ऐसा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे प्लेसेंटा रह गया, कुछ ऐसा तो नहीं रहा। यूजली अगर ये हम सोच के चल रहे हैं कि वो एक नॉर्मल डिलीवरी है और बिल्कुल ठीक ठाक वो डिस्चार्ज होके घर आई है, तो यूजली 14-15 दिन तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग नॉर्मल अवस्था में पोस्टमार्टम पीरियड में होती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, जैसे वो बता रही हैं कि 1 महीने तक हो रही है, तो वो डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें। कुछ हीमोस्टैटिक दिए जाते हैं, अगर उनसे भी नहीं होता, अगर कंट्रोल नहीं होती है, तो डॉक्टर आगे के लिए उनको जांच करेंगी। जरूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि कोई ऐसा रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू तो नहीं रह गया जिस वजह से इतनी अधिक ब्लीडिंग हो रही है। तो उसको निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर इतनी कंटिन्यूस ब्लीडिंग है तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और खून की कमी आने का खतरा इस आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद रहता है। तो उसको निग्लेक्ट ना करें, है ना, जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें इसके लिए। जी दीदी, कई महिलाओं के कई महिलाओं के मन में यह सवाल भी होता है कि डिलीवरी के बाद उनका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, पीरियड साइकिल कब रेगुलर होगी, क्योंकि कभी 1 महीने बाद आ रहा है, कभी 2 महीने बाद आ रहा है, तो इस तरह से इरेगुलरिटी बनी रहती है। तो पीरियड साइकिल रेगुलर कब होगी, नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, ये हमें बताने की कृपा करें प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर दीदी सीमा जी से कि इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये पहले वाला सवाल का ही एक्सटेंशन है एक तरह से। जो इससे पहले जो पूछा गया था कि जनरली 2 to 3 वीक्स में ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पर कभी कभी 1-1.25 महीने तक भी थोड़ी थोड़ी ट्रिकलिंग हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही हो, और ये जो पहले जिससे सवाल पूछा वो 1 महीने बाद थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा हुई, तो उन्होंने उसी को कंटिन्यूएशन मान लिया और ये पीरियड हो रहा। 1 महीने बाद पीरियड आ सकता है, 1 से 1.25 महीने बाद, और वो रेगुलर भी हो सकता है। सब तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि 1.25 महीने बाद पीरियड स्टार्ट हो और हर महीने अपने टाइम पे पीरियड्स हो, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, और सबको ये चाहिए कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल रेगुलर हो गए, आई एम हैप्पी। लेकिन क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं और हम लोग का पूरा प्रयास भी रहता है, राइट इन द लेबर रूम, राइट इन द इवन ऑन ऑपरेशन टेबल, हम लोग बच्चे को जो उसकी कॉर्ड काटने के तुरंत बाद बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे लगा देते हैं झाल क्लीन करने के बाद, जिससे कि सकिंग उसकी डेवलप हो जाए और मिल्क एक्सप्रेशन अच्छा हो। तो एक इंसिस्टेंस डॉक्टर्स की तरफ से रहता है, एक प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को दूध मिले और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो। अभी इस बारे में बाद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, हम लोग प्रमोट करते हैं एटलीस्ट फॉर 4 to 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये कि आपको ऊपर का एक बार भी दूध नहीं देना है, कुछ और चीज नहीं देनी है, नॉट इवन वाटर। माँ के दूध में काफी पानी होता है, और भी हम लोग पेशेंट से कहते हैं, जैसा अभी बताया, कि पानी खूब पीजिए। पानी पीने के से कोई पेट नहीं निकलता, कोई कमजोरी नहीं आती, और पानी पीने से मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ती है और मिल्क में एडिक्वेट पानी बच्चे को पहुंचता है। तो इस समय अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स भी निकलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय। वो हार्मोन्स जो हैं कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पीरियड्स डिले हो जाएं या लेट आए या नहीं हो। जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं और ठीक से ब्रेस्ट फीड कराते हैं, कभी कभी 6 months 7 months और इवन 1 year पीरियड्स होते ही नहीं है। पर ये धारणा कि उस में पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्लाइट कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है हार्मोन से, लेकिन ये नहीं है कि वो
कॉन्ट्रासेप्शन वाली फेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीरियड्स इकट्ठे 1.25 महीने बाद रेगुलर भी हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल भी पीरियड ना हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पीरियड 1.5 महीने 2 महीने में इरेगुलरली डिलेड हो जाए। तो तीनों ही पैटर्न्स नॉर्मल हैं। जनरली ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर लेडी में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, और पूरी तरह से नॉर्मल, विच इज वेरी नॉर्मल, कोई डिलीवरी, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये दीज आर द हैप्पी फेजेस ऑफ लाइफ। तो ये सारे पैटर्न्स नॉर्मल हैं, और इसमें फिर किसी भी तरह की जरूरत वो और मेडिकेशन की, एक्सेप्ट आयरन कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, और उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की। तो वो पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न रह सकता है और ये नॉर्मल है। अगर हम नॉर्मल है तो हमें इसको इंटरफेयर नहीं करना है। हैवी पीरियड्स जनरली नहीं होते हैं। अगर पीरियड जल्दी हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, देन ऑफ कोर्स अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से फिर आपको कंसल्ट करना है। ओवर टू यू पूर्वी। जी बिल्कुल सही जानकारी दी है डॉक्टर दीदी सीमा जी आपने। जनरली क्या होता है कि महिलाओं के मन में इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो समझ ही नहीं पाती हैं कि जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो डिलीवरी की वजह से हो रही हैं या फिर वो जनरली हो रही हैं, या डॉक्टर को दिखाएं तो कब दिखाएं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे उम्मीद है कई सारी महिलाओं की आज समस्याओं का समाधान होगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से कि वो हमें बताएं कि डिलीवरी के बाद किस तरह का खान पान होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घी और गर्म चीजें खाने से ताकत आती है, और जनरली खिलाया भी जाता है। घी से बनी चुपानी, घी का छौंक लगा के खिचड़ी, दलिया एक्सेट्रा। तो क्या ये बात सही है? और साथ ही ये भी बताएं कि सी सेक्शन के बाद घी या घी से बनी चीजें खानी चाहिए या नहीं एक्सेसिव क्वांटिटी में। डॉक्टर दीदी अनीता जी प्लीज इस बारे में हमें बताइए। थैंक यू पूर्वी, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, और एक ये बहुत जानकारी सब न्यू मदर्स को होनी चाहिए, उनके परिवार वालों को भी होनी चाहिए कि एक डिलीवरी के बाद उतना ही न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है माँ को, क्योंकि उसे अपना भी जो पूरे 9 मंथ का प्रेगनेंसी का टाइम और डिलीवरी प्रोसेस में जो उसके बॉडी से लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए उसको न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत है, और आगे उसको बच्चे को भी फीड कराना है। और अगर वो न्यूट्रिशियस डाइट लेगी, पौष्टिक आहार लेगी, तो वो बच्चे को भी उसी तरह दूध भी उसका उतना ही पौष्टिक होगा, क्योंकि जो वो खाएगी वो बच्चे को जाता है। अब पौष्टिक आहार एक माँ के लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा तो हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें कि अगर वो वेजिटेरियन है, मिल्क एंड मिल्क सप्लीमेंट्स जरूर इस्तेमाल करें। दूध है, दही है, पनीर है, इसका उपयोग करें। मेवे, सूखे मेवे दिए जा सकते हैं और देने भी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, उसको भिगो के दिए जा सकते हैं। आप कह रही घी के उपयोगिता बहुत कम करें, क्योंकि इतना एम्बुलेशन मतलब डिलीवरी के बाद इतना चलना फिरना या फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, तो ज्यादा घी खाने से वेट ही बढ़ेगा। तो उस चीज को अवॉइड करें। आप कार्बोहाइड्रेट भी कम लें, लेकिन मिल्क, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि आपका जो बॉडी टिश्यू है, जो डिलीवरी के दौरान जो बॉडी टिश्यू का मतलब लॉस हुआ है, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। दालें, हर चीज खाई जा सकती हैं। फ्रूट्स है, फाइबर वाले डाइट लें, हरी सब्जियां लें ताकि कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। पानी पर्याप्त मात्रा में लें, कम से कम 2 लीटर पानी, 7-8 ग्लासेस पानी, जैसे डॉक्टर सीमा ने भी बताया कि ये पानी पीने से एक तो बच्चे के लिए दूध की पर्याप्त मात्रा बन पाती है। अगर पानी कम पिएंगे तो मिल्क सिक्रीशंस भी कम हो जाता है। इसलिए लिक्विड डाइट को आपको बढ़ाना है। प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई फाइबर डाइट जिसमें हरी सब्जियां, फल का उपयोग करें। आप न्यूट्रिशियस, आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन घी का उपयोग कम से कम करें। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घी का उपयोग कम से कम करें। लेकिन हमारे यहाँ जैसे धारणा है कि डिलीवरी के बाद छुआनी और लड्डू, वो जरूर दीजिए, लेकिन उसका कम मात्रा में उपयोग करें। और पानी जरूर जरूर आप पिए, और ताकि कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहेंगे। और आपका जो, और आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जरूर आपको लेने हैं।
कम से कम 3 से 6 महीने तक, जब तक बच्चे को आप फीड करा रहे हैं। क्योंकि जब माँ दूध पिलाती है तो माँ की बॉडी से, हड्डियों से कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है, तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपको बढ़ जाती है। अगर नॉनवेज है तो एग, या आप नॉनवेज के चिकन वगैरह जो भी आप ले सकते हैं उसके साथ। एक मेरे चीज ख्याल से आपको, हाँ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि अक्सर पेशेंट जिनकी सर्जिकल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, वो मतलब ये मान के चलते हैं कि अब ये तो ऑपरेशन हुआ है, ना दूध देना है ना घी देना है, नहीं तो टांके पक जाएंगे और हीलिंग देर में होगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे डॉक्टर अनीता मलिक ने बताया कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, डाइट में कोई डिफरेंस नहीं रखना है। एक्सेसिव फैट हम लोग सबको मना करते हैं, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। 1 महीने बाद भी उस लेवल की एक्सरसाइजेस अब नहीं होती, घर के कामकाज इस तरह के नहीं रह गए जिसमें कैलोरीज बर्न हो। तो हम लोगों को किसी भी हालत में एक्सेसिव कैलोरीज नहीं लेनी है, क्योंकि नेट गेन वेट का होता है प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी 3-4 किलो नेट वेट गेन होता है। अगर आप एक्सेसिव कैलोरीज लेंगे तो ये वेट गेन ज्यादा होगा, और फिर उसको कम करना एक हर्क्यूलियन टास्क होता है। ओवर टू यू पूर्वी। जी, बहुत ही सही जानकारी दी है मैम आपने। एक्चुअली क्या होता है कि ये सबसे बड़े मिथ होते हैं कि एक तो खाली दूध नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा घी देना है, या फिर अगर सी सेक्शन हुआ है तो घी नहीं देना है। हाँ, और एक चीज और, सादा हाँ दूध जी, नहीं देते हैं, उसमें पत्ती लगा के देते हैं। हाँ तो फिर हम लोग को कहना पड़ता है कि भाई चाय दो तो चाय की तरह दो, और दूध दो तो दूध की तरह दो, दूध में पत्ती लगा के ना चाय रही ना दूध रहे। तो जब जी दूध देंगे तो आप उसको दूध की तरह देंगे, और चाय अगर किसी को लेने की आदत है या आपको देनी है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं, बट दूध अलग से फुल मिल्क देना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी आपका। एक्चुअली मुझे लगता है कि भारत में 90% महिलाओं की समस्या ही ये है कि डिलीवरी होते ही दूध में हल्की पत्ती लगा के देते हैं। अब वो ना तो चाय रही ना ही दूध रहा। तो जहां तक मुझे अंदाजा है, जितने भी लोग आज इस सेशन को सुनने वाले हैं उनको उनकी इस मिथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब मैं रुक करूंगी अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है पुणे से सीमा जी ने, कि उनका बेबी 1 महीने का हो चुका है और वो बहुत ज्यादा रोता है, रात को सोता भी नहीं है और ना ही सोने देता, जनरली जो बच्चे करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि शायद उसका दूध में पेट नहीं भरता, तो बच्चे के साथ साथ मदर को भी, न्यू मदर को भी आराम चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए ताकि बच्चे को भी आराम मिल पाए और मदर को भी आराम मिल पाए? डॉक्टर दीदी, सीमा जी प्लीज इस बारे में आप हमें बताइए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले सब लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि वो अपने मन में ये चीज समझ लें कि बच्चा कब नॉर्मल होता है, कब एबनॉर्मल होता है उसका बिहेवियर। छोटा बच्चा भी एक फुल मैच्योर ह्यूमन बॉडी है, बस वो अपने इन्फेंसी में है। उसका हर चीज का एक्सप्रेशन रोना है। मतलब कई बार कहते हैं ना कि ये पेशाब करते हुए रोता है, इसको जरूर पेशाब में कोई प्रॉब्लम है। वो पेशाब में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये उसका तरीका है माँ को बताने का कि मुझको यूरिन आ रहा है या मुझको गीला हो गया, आप चेंज कर दीजिए। तो रोने का मतलब ये नहीं है कि उसको यूरिन करने में या पॉटी करने में प्रॉब्लम है। सेम चीज अगर वो रो रहा है तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रोना उसका नॉर्मल बिहेवियर है। और बच्चों में स्लीप पैटर्न्स, जो साइकिल होती है स्लीप की, कि रात में सोना है और दिन में जागना है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो रात में अक्सर बच्चे जागते हैं, दिन में सो जाते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इन लोगों को लगता है, माता को लगता है, घर वालों को लगता है कि इसको जरूर कोई प्रॉब्लम है जो ये सोता नहीं है या हमें सोने नहीं देता। बच्चे दिन में भी रोते हैं, दिन में रोना बच्चों का बुरा नहीं लगता, लेकिन रात में जब जागना पड़ता है तो वही क्योंकि उसमें एक एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जागना पड़ता है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है इसको कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो सकती है, बट जनरली अगर दिन में वो कंफर्टेबली सो रहा है, हम अपने पेशेंट्स को इस तरह से बताते हैं कि अगर बच्चे को फीवर नहीं है, बच्चा इरिटेबल नहीं है, दूध नहीं पलट रहा है, और जब सो रहा है तो बहुत चैन से कंफर्टेबली सो रहा है,
ऑब्वियसली उसकी सांस बहुत तेज नहीं चल रही है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो मोटे तौर पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही माँ के आराम की बात, तो उसमें पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब बच्चा सो जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो माँ भी लेट जाए। अगर नींद आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, नींद नहीं आए तो बच्चे के पास सो जाए, उसको खुद को भी अच्छा लगेगा अपने बच्चे की को अपने से चिपटा के लेटने में, और आराम भी मिल जाएगा। ये नहीं कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, आजकल फैमिलीज भी बहुत छोटी भी हो गई हैं और अलग अलग रहने लग गए हैं लोग अपने जॉब्स की वजह से, अपनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो ये नहीं करना है कि अब बच्चा सो गया है तो लाओ मैं अपने काम निपटा। बच्चे के जागते आपको अपने लाइफ को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि बच्चा जब लेटे, बच्चा बस सोए जब आराम, तब उस समय आप आराम कर लें और बाकी काम बाद में कर लें। तो सेम चीज उसके यूरिन और उसकी पॉटी के वाले में भी है कि अगर वो पॉटी करते हुए रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पॉटी में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं जरा कान देख लीजिए डॉक्टर साहब, कभी कान में दर्द हो रहा है, या पेट देख लीजिए, पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है। तो उनको हम लोग इसी तरह से बताते हैं कि अगर ये सब चीजें हैं, बच्चे को कोई, स्पेशली अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है बार बार, फीवर नहीं है, तो बच्चा नॉर्मल है, आप इसको नॉर्मली लीजिए और अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करिए। थोड़ा सा चेंजेस तो करने पड़ते हैं कि लाइफ डज नॉट रिमेन दैट सिंपल कि आप लगातार रात में सो लेंगे। एफर्ट करने पड़ते हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी पूर्वी, लेकिन हाँ अगर जी। बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है तो उसको घरेलू उपचार कुछ भी ना करे। जैसे कान में रो रहा है, कुछ नहीं, कान में तेल डाल दिया या पेट में हींग लगा दी, इस तरह का उपचार नहीं करे। उन्हें लग रहा है, जैसे डॉक्टर सीमा ने बताया, ये सब प्रॉब्लम सब नॉर्मल है, फीडिंग नॉर्मल ले रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो रो रहा है तो जरूर पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। अपना घरेलू दवाई बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो कई बार नुकसान देती है बच्चे के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों दीदी का। मुझे लगता है कि लगभग हर माँ की यही समस्या होती है कि शुरू में बच्चा जागता है और जगाता है, ना माँ की नींद पूरी होती है, और बच्चे तो जब चाहें तब सो ही लेते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से कि वो हमें बताएं कि क्या सी सेक्शन के बाद हुई डिलीवरी में मालिश करा सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद मालिश नहीं कराना चाहिए, तो कृपया इस बारे में हमें बताइए डॉक्टर दीदी अनीता जी। नहीं, मालिश एक्चुअली क्या होता है कि जो लेबर पेन्स हैं, एक बहुत असहनीय पेन होता है माँ के लिए, और मसल्स सारी बॉडी की एक्टिव होती हैं लेबर पेन्स में, और सारा बॉडी का फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कैनन के शारीरिक रचना सब बदल जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और डिलीवरी के बाद थोड़ा मस्कुलर पेन या बॉडी एक्स, बैक एक, ये कॉमन प्रॉब्लम अक्सर होती है, तो इसमें मालिश करवाई जा सकती है, लेकिन 15-20 दिन के बाद उसको कराएं। लेकिन पेट पे मालिश नहीं कराएं, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, तो उससे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन उसके लिए पेट पे नहीं करानी चाहिए। हाथ पैरों की करा लें जनरल मसाज, लेकिन लाइट मसाज होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे भी टाइम निकलता है, 6 वीक्स तक सब बॉडी नॉर्मल आ जाती है, मतलब बॉडी नॉर्मल फेज में आ जाती है, और ये कम हो जाते हैं बॉडी एक्स वगैरह भी। तो ऐसे जितना कोई वो नहीं है, टैबू नहीं है, लेकिन पेट पे नहीं कराए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। मालिश की सबसे बड़ी समस्या आती है कि लेडीज सोचती हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी के बाद मालिश एकदम से करा लेनी चाहिए और ऑपरेशन के बाद नहीं करानी चाहिए। तो आशा करती हूँ जिन महिलाओं की ये समस्या है या जिन महिलाओं का ये प्रश्न है, उन्हें अपना आंसर मिल गया होगा। और अब मैं रुक करती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है मेरठ से स्वाति जी ने कि उनकी डिलीवरी को 15 दिन हुए हैं और कमर और जांग वाले एरिया में हद से ज्यादा दर्द और अकड़न है, और वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लेटकर उठने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो कृपया कोई उपाय बताएं। डॉक्टर दीदी सीमा जी, कृपया इस समस्या का समाधान करें। देखिए, थोड़ा बहुत पेन, पेल्विक पेन और बॉडी एक, स्पेशली बैक एक और लेग्स में, हाथों में हो सकता है। पर जितना ये पेन बता रही है कि उठने में भी समस्या हो रही है, और खास तौर से अगर साथ में उनको फीवर भी है, तो इनको तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइन ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, साइन ऑफ लिगामेंट टेयर भी हो सकता है। तो अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि उठने में भी दिक्कत हो रही है,
तो उनको कंसल्ट करना चाहिए, और अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। जनरली स्पीकिंग थोड़ा सा जो पेन होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, वो इसलिए भी होती है कि एक तो पूरी बॉडी पे, जैसा डॉक्टर मलिक अभी बता रही थी, कि प्रेगनेंसी के दौरान और खास तौर से नॉर्मल लेबर में बॉडी की एक एक मसल, इवन आई की मसल्स तक टेंस और रिलैक्स होती हैं, उनपे हर बॉडी की एक एक मसल पे स्ट्रेन पड़ता है। तो उस स्ट्रेन की वजह से वेयर एंड टेयर होते हैं और बॉडी पेन्स होते हैं। दूसरा एक फैक्टर होता है कि डॉक्टर्स तो प्रिस्क्राइब करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जब चौथा महीना लग जाता है तो हम लोग हर पेशेंट को आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अब टीवी में और सोशल मीडिया में भी और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी सप्लीमेंट्स आयरन और कैल्शियम और फोलिक एसिड के रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। लेकिन अफसोस हमें तब होता है जब अभी भी दवाई होने के बावजूद उसको रेगुलरली महिलाएं इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो अगर आपकी कैल्शियम, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का और आयरन का रिक्वायरमेंट बेबी की वजह से और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो सप्लीमेंट्स लेने जरूरी होते हैं। पर अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो नेचुरली आपका आयरन और कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से बोनी पेन्स, स्पेशली बैक एक और थाई में पेन हो सकता है। तो ये मस्कुलर पेन भी होते हैं और बोनी पेन्स भी होते हैं। तो रेगुलर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। और लैक्टेटिंग मदर्स में कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, तो हम लोग जनरली अगर एक टैबलेट कैल्शियम की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं तो पोस्ट डिलीवरी एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स हम लोग कहते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट जरूरी लेनी है। आइडियली जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पेन है तो एक कोई पैरासिटामोल 1000 ग्राम्स या 650 मिलीग्राम्स ले सकते हैं, 1 ग्राम या 650 मिलीग्राम्स ले सकते हैं। ज्यादा पेन है तो थोड़ा सा निमेसुलाइड के साथ कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, पर अगर इससे ज्यादा है तो नेचुरली उनको एक बार जाके कंसल्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मसाज से बहुत आराम मिलता है। वो जो अभी मालिश की बात हो रही थी, और जो मसल्स स्ट्रेन्ड हैं, मसाज से उनमें सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मस्कुलर पेन्स के लिए मसाज इज वेरी यूजफुल। साथ ही मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेट की मसल स्ट्रेच होती हैं और लेबर में जो पेरिनियल मसल्स हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, तो डिलीवरी के तुरंत बाद और उस पे धीरे धीरे करके पेरिनियल एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। तो जो एक्सरसाइजेस हैं ये भी मसल को जब टोन अप करेंगी तो पेन्स कम, तो जो ये मस्कुलर और बोनी पेन्स होते हैं इनमें हेल्प मिलेगी। आई थिंक ये इनके सवाल का जवाब उनको मिल गया। हाँ जी मैम। हेलो डॉक्टर दीदी। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी। और हम सभी समझते हैं कि ये जो डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द भरा होता है, और उसके बाद ही एक माँ बनने का सुख मिलता है। तो इसी विषय से संबंधित मैंने एक कविता लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सुना सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जी। एक महिला की प्रसव पीड़ा के दर्द को एक महिला ही अच्छे से जानती है, जो इतना दुख दर्द सहने के बाद ही माँ बनने का सुख पाती है। वह जीवन और मृत्यु से लड़ती है और फिर बच्चे के साथ अपना दूसरा जन्म पाती है। असहनीय दर्द सहती है, तभी तो माँ होने का सर्वोपरि सम्मान पाती है। और फिर बच्चा पैदा होते ही माँ माँ करके रोता है और अपना दर्द अपनी माँ से कहता है। बच्चे की रोने की आवाज से माँ अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है और बच्चे को उठाकर अपने कलेजे से लगाती है। और यही वो पहला और आखिरी दिन होता है जब बच्चे के रोने पर एक माँ मुस्कुराती है। पुत्र है या पुत्री, इससे उसे कोई मतलब नहीं, वो तो बस अपने माँ होने का फर्ज दिल से निभाती है और अपने कलेजे से निकला अमृत अपने बच्चे को पिलाती है। ईश्वर को यकीनन नहीं देखा होगा किसी ने आज तक, पर इस धरती पर माँ ही अपने बच्चों की भगवान कहलाती है। Yes.
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी तुम कभी भी बहुत मुझे नहीं पता था। दरअसल एक माँ जितना दर्द सहती है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द होता है, और शायद इसीलिए उसे ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा मिला है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। बहुत सुंदर, लेबर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने हमारे लेबर रूम में पेशेंट कितने कष्ट में लेबर में डिलीवरी के बाद जैसे ही वो बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं हंसने लगती है और सारे दर्द भूल जाते दैट हैं। स्माइल, हाँ, हाँ वो मतलब जो उसको है, यही वो नहीं जो कि है। वो एक क्षण ऐसा सुखद अनुभव होता है माँ के लिए कि आधी से उसको ज्यादा तो खुशी से रोने लगती है, हाँ आंसू रोने बिल्कुल लगती है कुछ। वो जी, क्षण इतना है कि सारी एक नया जीवन होता है माँ के लिए। सच्ची में ये बात बिल्कुल सच है। ये कहावत भी है कि प्रसव के बाद डिलीवरी के बाद माँ का नया जन्म है और वाकई है ये बिल्कुल। चलिए बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। पूर्वी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं नोनिता अग्रवाल जी, जिनकी उपस्थिति और विचार सभी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लेके आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नोनिता जी। नोनिता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अनम्यूट करवा दीजिए। शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी उनसे दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं बढ़ना चाहूंगी अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से ही संबंधित है। शी इज पायल रेजिंग। जी पूछ रही हैं, हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित है मैम। पायल जी पूछ रही हैं कि बेबी को फीड कराते टाइम उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है और ब्रेस्ट पर सूजन भी उन्हें महसूस हो रही है, दूध भी उनका कम उतरता है। तो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें एक तो दर्द में आराम मिले और साथ ही मतलब बच्चे का पेट भी भरा जा सके। डॉक्टर दीदी अनीता जी प्लीज सजेस्ट करें कुछ रेमेडीज। हाँ देखिए पूर्वी ऐसा होता है जब नया बच्चा जब जस्ट बॉर्न होता है माँ भी को भी पेन होता है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ब्रेस्ट फीड कराने में थोड़ा सा उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और फैमिली मेंबर्स को या अगर हॉस्पिटल में हो तो हम लोग स्टाफ उनको हेल्प करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, करेक्ट मेथड ऑफ फीडिंग उनको बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ पूरे टाइम से दूध नहीं दे पाती तो ब्रेस्ट इंगॉज हो जाती है या दूध नहीं, अगर कुछ देर तक नहीं दूध पिलाया जैसे 3-4 घंटे हो गए बच्चा सूखा है तो दूध चढ़ जाता है, इसको ब्रेस्ट इंगॉजमेंट कहा जाता है। तो बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है। तो पहली बात है कि बच्चे को समय से 2-2 घंटे में उठा के, डेढ़ तो डिमांड फीड होती है एक्चुअली, लेकिन 1.5-2 घंटे में बच्चे को उठा के फीड कराएं। और अगर इंगॉज हो गई है तो उसको हॉट फर्मेंटेशन, इसी से पेन बहुत होता है तो थोड़ा सिकाई करके गर्म पानी से हॉट वाटर बॉटल से तो मिल्क एक्सप्रेस भी किया जा सकता है ताकि ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए। और दोनों साइड से दोनों ब्रेस्ट से ऑल्टरनेट फीड कराएं, नहीं तो फिर एक तरफ इंगॉज हो जाएगी एक तरफ की नॉर्मल रहेगी। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत बना पेन होता है ब्रेस्ट में। दूसरा कारण पेन का होता है कि क्रैक निपल का होना, निपल्स आगे से ड्राई हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं तो बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है। जब बच्चा उसको मुंह लगाता है और सक करता है तो माँ को बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे क्रैक निपल है मतलब आगे से तो उसको एक मॉइस्चराइजर या कोई भी लोकल क्रीम आती है, निप केयर क्रीम लगाया जाता है। लेकिन अगर और उसको फीड कराने से पहले क्लीन करें कॉटन स्वैब से या गीले तब से, तब बच्चे को फीड कराएं। लेकिन अगर उससे भी नहीं वो ठीक हो रहे हैं क्रैक निपल्स तो निपल शील्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर उसके ब्रेस्ट में कोई फीड करा रही है रेगुलरली लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं पे छोटी सी गांठ बन रही है और रेड हो रही है, पेनफुल है और उसके साथ उसको बुखार भी आ रहा है फीड कराने के साथ साथ और ब्रेस्ट हैवी है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये एप्सिस की निशानी भी हो सकती है या इंडुरेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट मेस्टाइटिस कहलाता है, ये भी हो सकता है। तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। लेकिन बच्चे को टाइमली फीड कराएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है और थोड़ा क्लीन करके थोड़ा हाइजीन का भी ध्यान रखें जरूर से। मेरे ख्याल ये बहुत जरूरी है बच्चे को फीड कराना और टाइमली फीड कराना बच्चे को। थैंक यू। कई महिलाओं के मन में ये सवाल बहुत बड़े लेवल पे होता है, और इसका समाधान आपने बहुत अच्छे से किया डॉक्टर दीदी अनीता जी। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नोनिता जी।
नोनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोनिता जी, वो मैसेज में है उनका, शी इज हियर ओनली। yes, she is here but not able to connect. एक मिनट, पूर्वी वो वाला उनको भी भेज दे दो। ये शायद फैकल्टी के लिए अलग होता है ना, और उनके लिए अलग होता है। वो जूम पे लिखा उन्होंने, आई एम ऑन जूम लिखा है उन्होंने मैसेज। नहीं तो आना चाहिए ना। मीनवाइल हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नोनिता को मैसेज कर दो। yes, नोनिता, अगर आप सुन रही है तो आप अपने को अनम्यूट और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो नोनिता जी, क्या आप सुन पा रही हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए नोनिता जी। Yeah, hello. Can अपना you hear? वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो भी। Now I don't know that now the unmute has come. Have you? Can you hear me all, please? आपकी आवाज आ रही है लेकिन अभी कांट सी यू। अपना जो वीडियो है उसको ऑन कर। You know what, doctor? There is I can only get one of these icons, which is mute, raise hand, chat, and question answer. My face, the video का वो आ ही नहीं रहा है icon. आप अपनी स्क्रीन को टैप करिए और टैप में जो वीडियो वाला है उसको टैप कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं मैंने किया, doctor. I've done all that. We can hear you. You can ask even without. I can ask you. My main question is that question तो नहीं है, I'm just sharing it as usual. That usually when when a child is born, even the mother is born, a new mother, and in that sequence, people forget, which of course is the crux of today's discussion, that how the post care for mother should be important. And the sequence of care was what my main, knowledge or revealing was. That it should go from the hierarchy of, the husband, then parents, being, their own parents over there, and then maybe the medication, the doctor, as well as, of course, in connection to the rest of the exercises. So all this has to be so very well interconnected. But the most important role here, I feel, and is it correct or not, is what my query is, that it should be from the partner, for which I think today they've started giving paternity leave, as well as, it used to be the only maternity leave. So for the mother who is there, who has also been born, I'm sure there are books which one can read. If you could recommend some of the books, not just, the time spent in the clinic, or maybe going for pregnancy, pre-delivery exercises and counseling. Is there any kind of a text or a book which she can read, the new mother, to be able to, bring herself up to bringing up the child and herself and taking care of herself? That's what I wanted to share for others. Good, very good. This is a good sharing, and this is a valid question that the partner should be involved. Very good. हाँ, देखिए ऐसा है, मैं करूँ इस चीज का आंसर? जी हाँ, देखिए okay, I'm muting myself. Okay. As for now, there are lots of antenatal classes. हमारा सिटी थोड़ा छोटा है, but still एक अलग से एंटीनेटल क्लिनिक्स, केवल जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करें या उनको जनरल इंफॉर्मेशन दे, इस तरह की नहीं है। लेकिन इन अवर चेम्बर्स जब हमारा पेशेंट बुक होता है, उसी समय
सब डॉक्टर्स उनको हाँ, हेलो हेलो हेलो। हम लोग मेडिकेशन के साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हस्बैंड को बुला के। आपका विजिबल नहीं हो रहा है डॉक्टर सीमा, विजिबल नहीं, मेरा तो मुझे तो विजिबल हो रहा है। No, I can see, we can all see Dr. Seema. I think there's something there with the laptop which Purvi is using. हेलो, Yes, बेसिकली doctor, we can hear you, doctor. Please continue. नहीं, बेसिकली हमें आप पेशेंट ऑडिबल तो नहीं। जनरल मेडिकल चेकअप और जनरल मेडिकल इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ देखिए, ये बीमारी नहीं है जैसा कि हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। प्रेगनेंसी इज अ हाई अटेंशन सीकिंग सिचुएशन, जिसमें पूरे परिवार को और हस्बैंड को जो है उसमें इन्वॉल्व होना है। पूरी प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी में उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पेशेंट के साथ उठना, पेशेंट की थोड़ा सुबह हल्की से स्ट्रोलिंग, वॉकिंग, और कब वो अपनी दवाई ठीक से ले रही है, नहीं ले रही है, खाना टाइम से खा रही है कि नहीं, टाइम से सो रही है कि नहीं। हस्बैंड को आजकल वर्किंग आवर्स बहुत लेट हो रहे हैं, और स्पेशली अगर बिजनेस में है तो वो लेट कराते हैं। अगर वो लेट कराते हैं तो मतलब जो लेडी है उसका खाना ऑलरेडी लेट हो जाता है। तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि आप अपना खाना जल्दी खा लीजिए, और जब हस्बैंड आ रहे हैं तब आप उस समय अपना मिल्क ले लीजिए, बहुत देर में आपको नहीं खाना है। ये चीज हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वॉल्वमेंट हस्बैंड का और फैमिली का राइट फ्रॉम डे वन होता है। और इनफैक्ट बिफोर द लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, आप जैसे कह रही थी ना, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, ये सारा एक पूरी प्रॉपर केयर का हिस्सा है। डिलीवरी के समय पैटर्निटी लीव इसलिए भी मिलती है अब आजकल क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई। पहले हस्बैंड तो एक किनारे खड़े हो जाते थे, आते भी नहीं थे एडमिशन पे, तो कुछ शर्मा के, कुछ प्रथा नहीं थी, और घर के बाकी लोग लेडी की केयर करते थे, अच्छी केयर करते थे, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्योंकि फैमिलीज छोटी हो गई हैं, न्यूक्लियर हो गई हैं, और थैंकफुली जो एक घर में था कि हस्बैंड वाइफ को समय अपने लिए कम दिया जाता था, तो वो चीज भी हो गई कि ठीक है, तुम्हारी वाइफ है, तुम उसका ध्यान रखो। तो उस लिहाज से फिर उनका पैटर्निटी लीव भी, और केवल 15 दिन की लीव का मतलब नहीं है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। बच्चे की पूरी चाइल्डहुड, पूरी उसकी ग्रोथ, पूरा उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मदर और फादर और पूरा परिवार उनका कितना ध्यान रखते हैं। देखिए, इनफैक्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ और स्पेशली फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, बच्चा देख कर ही सीखता है कि माँ बाप का क्या बिहेवियर है, बाकी लोगों का क्या बिहेवियर है, कितना हमारी केयर हो रही है, कितना हमारा ध्यान रखा जा रहा है। वो सारी चीजें संस्कार के रूप में उसके अंदर संचित होती जाती हैं। तो हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और जहां तक बुक की बात आपने करी, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, आप कितने भी हो, लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि अब बुक रीडिंग लोगों की कम हो गई है। या तो लोग नेट सर्च करते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस, आप एक चीज डालिए और चाहे जितनी डेप्थ तक सब कुछ देख लीजिए, राइट फ्रॉम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग टू एंटीनेटल केयर टू डिलीवरी एंड पोस्ट केयर कॉन्ट्रासेप्शन। तो दैट इज प्रॉब्ली अ बेटर मीडिया। जी। बुक्स भी आती है, अगर आप चाहेंगी तो फिर हम आप लोगों को पर्सनली कन्वे कर देंगे। आई थिंक दैट clears your question. Yes, yes, of course. Not only just it clears it, it's making me feel so good that yes, both partners, like you said, need to be fully involved, and actually it's the experience of lifetime. Thank you so much, doctor. बहुत बहुत धन्यवाद नोनिता जी आपका। और अब मैं सवाल लेना चाहूंगी, फेसबुक के कमेंट्स में पूछ रही हैं सोनिका जी कि अगर आफ्टर सो मेनी सप्लीमेंट्स भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी लास्ट प्रेगनेंसी उन्होंने बताई है उसमें वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई थी, और अब दूसरी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी का टाइम अगर नजदीक है तो उन्हें क्या सप्लीमेंट्स पहले से ही लेने चाहिए, या फिर अगर बाद में अगर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उन्हें कोई उपाय करना हो तो वो पूछना चाह रही है। डॉक्टर दीदी अनीता जी कृपया इस बारे में हमें बताइए।
आप सुन पा रही हैं डॉक्टर दीदी? हेलो पूर्वी, आपका वो नहीं आ रहा है, हेलो। ऑडिबल। पूर्वी आपका ऑडिबल है, लेकिन I know that आपका something पिक, is हाँ going अब wrong. है, अब ठीक है। Even it's not showing on the this thing. क्या कहते हैं my हाँ, हेलो, ऑडिबल, यस मैम, यस मैम, हेलो, ऑडिबल नाउ। हेलो मैम, यू आर ऑडिबल नाउ। डॉक्टर दीदी, पिक नहीं आ रहा आपका, अनीता जी। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब डॉक्टर सीमा दिख रही है। ओके, हेलो, हेलो। हाँ जी जी। जी नहीं पूर्वी, आपने ये पूछा कि अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो हमें उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स देने हैं बच्चे को, है ना? जी देखिए, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि अगर पहले बच्चे के टाइम में उसको मिल्क सिक्रीशन नहीं हुआ या किस वजह से नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे के टाइम में मिल्क नहीं आएगा। पहले तो इसको देखो नहीं चाहिए कि हमें जो अब प्रेजेंट प्रेगनेंसी है प्रॉपर डाइट ले, या किस वजह से उस समय फीड नहीं करा पाई। उसकी कुछ वजह हो सकती है, या तो जैसे निप्पल रिट्रैक्टेड हो जो मदर फीड नहीं करा पाई, या कुछ इन्फेक्शन हो, या मदर इल हेल्थ हो किसी वजह से डिलीवरी के बाद, जिससे वो उस बच्चे को फीड ना करा पाई हो। अच्छा, रही इस बच्चे की बात, तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे इस बच्चे को पूरा फीड कराना है, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले, और डिलीवरी के तुरंत बाद कोशिश तो जरूर करानी चाहिए, जैसे विद इन एज अर्ली एज पॉसिबल। वहीं पे लेबर रूम में ही हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि बेबी को मदर के साथ जोड़ें। ब्रेस्ट फीड सकलिंग जब शुरू कर देता है तो फीड भी आना शुरू हो जाता है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर नहीं आ पाता है तो मिल्क फॉर्मूला उपलब्ध है, लेकिन उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा उस बच्चे को सूट करता है। लेकिन कोशिश प्रमोट नहीं किया जाता है बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक। हम लोग 4 to 6 मंथ तक टोटल ब्रेस्ट फीड ही कराना है। पहले से ही अगर हम मदर को कह देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, उतरा नहीं, 2 दिन में तुम आप ऊपर का दूध दे सकते हो, तो मदर भी रिलेक्टेंट हो जाती है इस चीज के लिए कि कोई बात नहीं, हमारे पास और सब्स्टिट्यूट है, हम पिला सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोशिश हर सूरत करें। और ऐसा नहीं है कि माँ का दूध नहीं उतरेगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ईश्वर का वरदान है कि माँ का दूध जरूर होता है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तब ऐसा होता है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको अभी आप डिस्करेज ही करेंगे हम टॉप फीड के लिए। मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए टॉप फीड को डिस्करेज। जी। इस आप हेलो, टॉपिक से ही जुड़ा हुआ एक हेलो, चीज यहाँ कहना चाहूंगी। अ, हेलो, हाँ, हाँ, हेलो। एक चीज मैं हाँ, इसमें और बताना चाहूंगी कि कुछ लेडीज और उनकी मदर इन लॉज या मदर्स ये सवाल करती हैं कि भाई देखिए, थोड़ा सा अभी से नहीं दिया तो बाद में बच्चा दूध नहीं पिएगा, ऊपर का दूध नहीं लेगा, बॉटल लगाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग 1 फीड या 2 फीड पहले से ही देने लगे। या एक और प्ली देते हैं कि भाई इसको फिर काम पे जाना है, तो जब ये काम पे जाएगी फिर उस समय हम कैसे रख पाएंगे इसको, बच्चे को। तो दोनों ही सूरत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार आप बॉटल से दे रहे हैं और एक बार आप नेचुरल तरीके से पिला रहे हैं, जो निपल होता है उसका, वो उसकी कंसिस्टेंसी और नॉर्मल ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी निपल की फर्क होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज इजी लगती है उसको करते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। दूसरा, ब्रेस्ट टॉप फीडिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बॉटल के स्टरलाइजेशन का और दूध के टेम्परेचर का, बासी ना हो। बहुत सारे जो नेचुरल मिल्क होता है उसका टेम्परेचर ठीक है, उसमें कोई स्टरलाइजेशन की जरूरत नहीं। अगर आपने निप्पल को क्लीन करके दूध पिलाया है, तो दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट स्टराइल थिंग विच इज गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द बेबी। और आर्टिफिशियली जो दिया जाता है वो जो है अननेचुरल तरीके, मतलब आर्टिफिशियल से इंडेक्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। लीव असाइड एनी एलर्जी टू एक्सटर्नल मिल्क। तो इस चीज के लिए, और एक दूसरी चीज होती है कि फर्स्ट 3 to 6 months बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। वो जो भी आई हुई होती है माँ से होती है, अपनी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में करने में उसको टाइम लगता है। जो ब्रेस्ट मिल्क है, और स्पेशली जो शुरू के 3 दिन का मिल्क होता है, जो मोर और लेस फ्लूइड होता है, उसमें थिक कम होता है, पानी की तरह होता है, वो बच्चे के लिए वैक्सीन का काम करता है। हम पेशेंट से यही कहते हैं कि ये आपके लिए बड़े से बड़े टीके से बढ़ के दवाई है।
इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो जितना ज्यादा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उतना ज्यादा बच्चे की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरी बात कि अगर जो दूसरा सेकंड प्ले है कि अगर माँ को काम पे जाना है तो उस समय हम क्या करें, तो आप ब्रेस्ट से मिल्क एक्सप्रेस करके उसको बॉटल में रख के फ्रीज कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज फ्रीजेबल। ब्रेस्ट मिल्क को आप फ्रिज में अगर सुबह से शाम तक के लिए रखना है तो सिंपली फ्रिज में रख दीजिए, और अगर नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन की बात है तो आप उसको इवन फ्रीज करके फिर वो करके आप उसको दे सकते हैं। दैट इज बेटर देन द आर्टिफिशियल या फॉर्मूला मिल्क या ऊपर का। तो हम लोगों का इंसिस्टेंस यही रहता है कि जितना ज्यादा हो सके माँ का दूध बच्चे को एटलीस्ट फॉर 4 to 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। डॉक्टर मलिक वो वाली पोएम जो हमारी थी वो वाली भी डाल दीजिएगा। हेलो डॉक्टर दीदी अनीता जी। अमृत अमृत। हाँ मैं इस पे डाल दूंगी। हाँ हेलो हेलो। हाँ वो उसको डाल दीजिएगा। अमृत समुद्र मंथन से ही नहीं निकला, माँ के तनु से भी निकलता है। हम लोगों ने अभी लॉकडाउन में ब्रेस्ट फीडिंग पे ये पोएम लिखी थी, इंसिडेंटली मैंने ही लिखी थी, और हमारी फॉक्सी ने उसको बहुत ब्यूटीफुली वीडियो बनाकर भेजा था। तो वो अभी डॉक्टर मलिक उसको टेलीकास्ट करेंगे। So I was just thinking maybe Ankur ji can, as a host, sort of do this, because I think this video problem is coming because of that face video, but the face is not showing, no? दरअसल शायद आज नोनिता जी नेटवर्क में कुछ समस्या है जिसकी वजह से आप आज शो नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, अगर आपके जो भी विचार हैं आप हमें ऑडियो से ही शेयर कीजिए। सभी आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, सभी आपकी बातों को सुनना चाहते हैं नोनिता जी। अच्छा, so I'm happy to say and share a lot, but definitely mother, being a mother and having this baby is a blessing. Once I read in a card, this everybody gives wishes and cards. So I read there somewhere, one card said that if the highest blessing of God is giving you a baby, and when you're blessed with a baby, the other blessing God says is that you are done with your sleep. No more sleep for you till the time the child grows up. So before you start thinking of why is the child crying or how is it that I am going to manage, I think we all need as mothers, because even I have 3 children and time and again I have wanted to do it for the third one as well, that it's such a pleasure to just see the child grow. So for that, one can give up anything. But like doctor just said, both the doctors, Anita ji as well as Seema ji, that mother's health needs to be priority for the further future bringing up, and also for the nutrition for the baby. So definitely all women should keep that in mind, that unless they are healthy, the child will suffer. And then you can't pity yourself by saying, I couldn't do enough. So keep yourself very, fit and exercise, as well as be happy and share with your partner, and then you will be able to give. Because whatever is inside you, you can give to someone. What you don't have, you cannot give. That's one thing which I've learned to be a mother. You need to have everything inside you. So it's not a matter of being selfish. You first have to have it, and then only can you give it. Yes. Okay? So all new mothers, all the best. And the ones who are aspiring to be mothers, I can tell you it's the best blessing, highest blessing of God. But take it in the way that then the life
will change, and then instead of one, you become more and more and grow. That's all जी. from me now. Bye bye. Very well said, Nonita ji. It's very well said. Really. Thank you so much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोनिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा. प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड. और अब मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीदी सीमा जी से कि डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए. क्या ब्रेस्ट फीडिंग का फैमिली प्लानिंग पे कोई असर पड़ता है? ब्रेस्ट फीडिंग से फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने अभी अपने पहले आंसर में दे दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो फर्टिलिटी को कम करते हैं. बट और कभी कभी जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो पीरियड्स भी नहीं होते हैं. बट इसका मतलब ये पहले ये बहुत बिलीव था कि मुझे महीना नहीं हो रहा था, तो हमने तो ये माना था कि दूध पिलाने की वजह से है और कोई प्रिकॉशन नहीं लिए एंड दे लैंड अप इन प्रेगनेंसी. और अनफॉर्चुनेटली वो डिटेक्ट भी तब होता था जब बच्चा अंदर घूमने लगता है. दैट मीन्स कि 4 या 5 महीने पे फिर पता चला कि प्रेगनेंसी है. तो अगर पीरियड नहीं हुआ है और प्रोलॉन्ग है तो दैट जो फर्टिलिटी कम होती है लेकिन कंप्लीटली आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन या सेफ मान नहीं सकते हैं. तो आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे. तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेने हैं, इसके लिए 6 वीक्स तक तो जनरली एब्स्टिनेंस रहता है और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जनरली नहीं बनते हैं. उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ में लेडी आ जाती है, नॉर्मल कांटेक्ट में हस्बैंड के आ जाती है, तो बेस्ट तो है कि अगर वो कॉपर टी लगा लें. कॉपर टी एक छोटा सा डिवाइस है जो यूट्रस की कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है और एक बार लगाया एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. और वो 2-3 चेकअप्स के लिए हम लोग बुलाते हैं. उसके अलावा कोई एडिशनल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है. सेकेंड जो मेथड है वो हस्बैंड कॉन्डोम यूज करें, जो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम लोग पिल्स की बात करते हैं. तो पिल्स क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो जो नॉर्मल वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, नॉर्मली जो ये माला डी, माला एन, ओवरऑल बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं. ये लैक्टेटिंग मदर्स में शुरू में एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 months ये नहीं दिए जाते क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन होता है और कुछ वो लैक्टेशन को या दूध को कम कर सकता है. तो अगर पिल्स की चॉइस है पेशेंट की तो प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स दी जाती हैं तो कि जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन हो और जिससे मिल्क सप्रेशन ना हो. प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो होती हैं उसका एक तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बाकी मेडिसिन के कंपैरिजन में, और दूसरा हम सभी डॉक्टर्स का ये मानना है और देखा गया है कि पिल्स जनरली लोग बहुत रिलीजियसली या जैसे मेडिकली एडवाइस किया जाता है वैसे नहीं लेते हैं. और अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की 1 या 2 डोज भी मिस कर दी तो आपका कॉन्ट्रासेप्शन पर्पस फोरफीट हो जाता है. तो यू कैन स्टिल कंसीव. तो उस चीज को ध्यान रखते हुए अगर लेडी कंफर्टेबल है तो या तो हस्बैंड कॉन्डोम यूज करें या फिर कॉपर टी लगवाएं, विच इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं कॉपर टी के साथ कि उससे वेट बढ़ जाता है या उससे इरेगुलर ब्लीडिंग होती है या बहुत पेन होता है. तो इतने लंबे ईयर्स का सब डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत स्टडीज हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वेरी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में अगर कोई प्रॉब्लम कॉपर टी से होती है तो जितनी देर में वो लगाया जाता है 2 मिनट में, उससे 1/2 से भी कम टाइम में उसको निकाल दिया जाता है. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो अहेड फॉर इट. तीसरी चीज है कि वो हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं, डिम्पा के नाम से आते हैं, जो एवरी 3 months लगवाने पड़ते हैं. प्रॉब्लम उसमें भी यही है कि 3 महीने में लगवाना है, अगर आप भूल गए तो फिर आपका कॉन्ट्रासेप्शन वाला पर्पस खत्म हो जाता है. दूसरा, कभी कभी ये जो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं इनसे शुरू में इरेगुलर ब्लीडिंग होती है.
फर्स्ट या सेकेंड इंजेक्शन के बाद हम लोग काफी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो वो मेरा पर्सनली ये ऑब्जर्वेशन है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, कि हमने सोचा था, आपने बताया भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था इतनी होगी। और एक बार अगर इंजेक्शन लग गया तो कम से कम वो 2-3 मंथ्स तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है रेगुलर ब्लीडिंग की। हार्म कुछ नहीं है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो बहुत काउंसलिंग के बाद। और दूसरा, वेट गेन किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर से नहीं होता, किसी भी डिवाइस से, चाहे वो कॉपर टी हो चाहे वो पिल्स हो। जनरली जैसा कि अभी डॉक्टर अनीता मलिक बता रही थी कि हमारा खाना पीना बढ़ जाता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, पोस्ट डिलीवरी पूरा परिवार, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि महिला का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ सारा प्यार खाने पीने से होता है, तो खूब खिलाया पिलाया जाता है, एक्टिविटी कम होती है, तो नेट गेन, वेट गेन होता है। तो वो वाला वेट गेन फिर आप अपने कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई मैंने तो कॉपर टी लगवाई इसलिए हुआ। तो ये सारी चीजें समझदारी से समझने की हैं, और डिवाइस को इंडिविजुअलाइज करके कि आप एज अ कपल काउंसलिंग के बाद आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी आपका। दरअसल ये समस्या कई महिलाओं के मन में होती है, लेकिन वो जनरली किसी से पूछ नहीं पाती हैं। और उम्मीद करती हूँ सभी महिलाओं को अपने इस सवाल का आंसर मिल गया होगा। और अब मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए पूर्वी, सुन रही हूँ। हाँ जी, अब मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीदी अनीता जी से कि एक हमसे क्वेश्चन पूछा है फेसबुक में कि उनकी 2.5 महीने की बेटी है और उसी का दूध पीती है, और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के लिए क्या मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड होने से ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृपया कोई उपाय बताएं और थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो सोनी जी ने पूछा ये क्वेश्चन। देखिए पूर्वी जी, तो पहले इनकी, जैसा इन्होंने पूछा है, इनकी बच्ची सिर्फ 2.5 महीने की है, और हम और डॉक्टर सीमा बार बार ये बात कह रहे हैं कि 6 मंथ तक, 4 to 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। तो अभी बच्चे से ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़ाएं, क्योंकि बहुत सारे क्या क्या लाभ हैं ब्रेस्ट फीड के, डॉक्टर सीमा ने भी बताया, उनकी बेबी के लिए, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने तक तो, जैसे भी एक गाइडलाइंस भी है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की, गवर्नमेंट की नेशनल गाइडलाइंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मैं बताना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी। और दूसरा है 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है आपको बच्चे को, कोई भी ऊपर से दूध, भुट्टी, शहद नहीं देना है। और तीसरा है 6 महीने के बाद या 4 to 6 मंथ्स के बाद सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि पतला दाल का पानी बढ़ा सकते हैं, या सूजी की खीर है, या मैश करके केला है, या पोटैटो है, या इस तरह की चीजें, सप्लीमेंट सेरेलैक वगैरह ऐड कर सकते हैं। और 1 साल तक पूरा ब्रेस्ट फीड माँ करा सकती है, और 1 या 2 साल तक भी करा सकती है, लेकिन 1 साल के बच्चे को, मतलब 7 to 8 मंथ्स के बाद आपको पौष्टिक आहार ऐड करना है। और इतनी छोटी बच्ची को अभी वो छुड़वाने की ना सोचें, अगर कोई बहुत ही आवश्यकता हुई तो 6 मंथ्स के बाद वो बच्चे को छुड़वा सकते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी अनीता जी। तो वो क्यों छुड़वाना चाह रही है, मेरे ख्याल समझ नहीं आया, लेकिन उसको ना छुड़वाएं अभी इसके लिए। जी हाँ, बटू पूर्वी जी। आशा करती हूँ सोनी जी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है विदित शिक्षा पवार जी ने कि मैम मेरी डिलीवरी को हुए 8 महीने हो गए हैं और अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों हुआ है? डॉक्टर दीदी सीमा जी कृपया हमें इस बारे में थोड़ा सा बताइए और विदित शिक्षा पवार जी के सवाल को सुलझाइए। डॉक्टर दीदी सीमा जी। हाँ, हेलो। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या पूरा दूध बच्चे को पिला रही हैं। अगर वो एक्सक्लूसिवली अपना दूध ही पिला रही हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लीजिए। बट
पूरे चांसेस ये हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इनको, हम लोग टेक्निकली ये वर्ड सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया वर्ड यूज करते हैं। तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया है जो कि कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल है। अगर उन्होंने दूध छुड़ा दिया है और उसके बाद भी उनका पीरियड 1-1.5 महीने में नहीं हुआ है, तो फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं था उनको पीरियड डिलीवरी के समय एक्सेसिव ब्लीडिंग रही हो, जो कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हो, या कुछ इन्फेक्शन रहा हो जिससे कि यूट्रस की लाइनिंग एक दूसरे से जुड़ गई हो। तो उस सूरत में इनका एग्जामिनेशन होगा, कुछ टेस्ट होंगे, बट मोटे तौर पे हमें नहीं लगता है कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम है। अगर वो दूध पिला रही हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अपनी प्रिकॉशंस रखें और बीच में 1 महीने के बाद फिर से एक बार यूरिन टेस्ट कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी आपका। और अभी आप कह रही थी हमारे साथ एक कविता शेयर करने के लिए, तो क्या हम आपकी कविता सुन सकते हैं? डॉक्टर मलिक के पास है वो पूरा वीडियो, वो मैं आपको इस पे डाल दूंगी, इस पे ना। अच्छा चलिए ठीक है, बात इसमें मैं इसमें इसी फोन में है ना, कैसे अच्छा। ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी। हाँ, लेकिन मैं 4 लाइन सुना सकती हूँ। अगर एक हमारा स्लोगन था, हम लोगों ने बनाया था ब्रेस्ट फीडिंग पर जी। माँ का दूध अमृत तुल्य ईश्वरीय वरदान, माँ का दूध अमृत तुल्य ईश्वरीय वरदान, आरंभ करें अति शीघ्र स्तनपान, आरंभ करें अति शीघ्र स्तनपान, कोलोस्ट्रम इम्यूनिटी वर्धक गुणकारी, कोलोस्ट्रम इम्यूनिटी वर्धक गुणकारी, सतत स्तनपान स्नेह बंधन लाभकारी, सतत स्तनपान स्नेह बंधन लाभकारी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कविता डॉक्टर दीदी। वीडियो में आप उसमें डाल सकते हैं, हमारे डॉक्टर दीदी के उसमें आप जी, बाद में ऐड कर सकेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर दीदी? वीडियो भेज देंगे, वो वीडियो भेज देंगे, आप उस पे डाल दीजिएगा, ऐप पे डाल दीजिएगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आपके द्वारा लिखी हुई एक कविता हम लोगों को सुनने को मिलेगी। आप मुझे भेज दीजिएगा डॉक्टर दीदी। जरूर जी, तो आज की सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर दीदी सीमा जी और डॉक्टर दीदी अनीता जी का, जिन्होंने अपने इतने बड़े अनुभव को हमारे साथ साझा किया और दर्शकों की समस्या को सुलझाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी अनीता जी। थैंक यू पूर्वी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव लॉग्ड इन। आप ऐसे ही जुड़े रहिए डॉक्टर दीदी के साथ, और अपनी समस्याएं तो नहीं कहेंगे, क्वेरीज के साथ हम लोग अगले महीने फिर मिलेंगे। ओके, जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी सीमा जी। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों का, जिनके प्रोत्साहन के साथ हम हर बार उनके समक्ष हाजिर होते हैं एक नए आयाम के साथ। और इस बार का जो विषय था वो विषय था बच्चे को जन्म देने से संबंधित। बच्चे को जन्म देना एक मेहनत भरा और थकाने वाला काम है, और माँ के शरीर को इससे पूरी तरह उबरने के लिए समय चाहिए होता है। और किसी भी समय अगर तबीयत ठीक ना लगे या कोई और लक्षण अगर महसूस हो तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि अगले महीने फिर मिलेंगे एक नए आयाम के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। नमस्कार एवं धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।